बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपैरिजन जो है वो दो वेरिएंसेस के हवाले से उसे एक्सप्लेन किया था कि उसमें जो पहला स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो क्या है, और उस वीडियो में मैंने डिफरेंट तरीक़ों से हाइपोथेसिस क्रिएट करने का प्रोसीजर समझाया था कि अगर आप इक्वालिटी को बेस बना रहे हैं तब हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होते हैं, और अगर आप जो है वो इक्वल की बजाय ग्रेटर देन और लेस देन को बेस बनाते हैं और तो उसकी बेस पर जो है हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने वन टेल टेस्टिंग और टू टेल टेस्टिंग के बारे में बताया था। उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन के सिलसिले में ये सेकंड वीडियो जो है वो क्रिएट की जा रही है, जिसमें उससे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसके हवाले से बात होगी। तो हाइपोथेसिस की क्रिएशन के बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस लेवल। गिवन जो आपको सिग्निफिकेंस लेवल होगा वो या तो 5% होगा या फिर जो है वो 1% होगा, क्योंकि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली 5% और 1% के टेबल होते हैं। सो अगर आपको 10% या 2% की वैल्यूज़ दी हो तो सिंपली 2 से उन्हें डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब आपको टू टेल टेस्टिंग का डाटा दिया हो। सो अगर आपको सिग्निफिकेंस लेवल 10% बताया हो या 2% बताया हो तो उसको 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, और इसके अलावा ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अगर वन टेल टेस्टिंग होगा तो उस सूरत में आपको जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% या 1% ही बताया होगा, जिसके ऑलरेडी टेबल मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत में 2 से नहीं डिवाइड करना पड़ता। अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। While performing hypothesis testing on software like Excel, Stata or SPS, the significance level is indicated by p-value, which if falls between 1% or 5%, ultimately rejects your null hypothesis. Meanings that अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये प्रोसीजर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस लेवल होगा वो पी वैल्यू से इंडिकेट होगा, और सिग्निफिकेंस लेवल यानी पी वैल्यू की अगर वैल्यू 1% से 5% के दरमियान होगी तो ऑटोमेटिकली आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो इसमें स्टेप होता है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, जिसमें आप एफ़ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। द थर्ड स्टेप इंक्लूड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ़ विच विल लेटर कंपेयर टू द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ़। यानी इस स्टेप में आप बेसिकली जो एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उससे आपने बाद में कंपेयर करना होता है टेबुलेटेड एफ़ से या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ़ से। तो ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सैम्पल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप जो है उसका वेरिएंस है ये, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द सैम्पल ऑफ द सेकंड ग्रुप वेरिएशन। तो बेसिकली फर्स्ट सैम्पल वेरिएंस को आपने डिवाइड करना होता है सेकंड ग्रुप के सैम्पल वेरिएंस से। ठीक है, और ये सैम्पल वेरिएशन का फार्मूला विच इज़ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसका समेशन है डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो n बेसिकली नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं। ठीक है, आपने सिंपली n-1 कर देना होता है जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है वो क्रिटिकल वैल्यू यानी टेबुलेटेड वैल्यू जो है उसको इंडिकेट करना होता है, जिसे आपने टेबल में एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाकर देखना होता है। तो पहले तो हमने सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करना होता है कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 5% है या 1% है, क्योंकि दो टेबल होते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के, एक 5% वाला एक 1% वाला। अगर आपको सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5% गिवन है तो आप 5% वाले टेबल में जाएंगे, अगर आपको 1% गिवन है तो 1% वाले, और अगर आपको 10% या 2% दिया हो तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 10% को 2 से डिवाइड कर लें तो वो अल्टीमेटली 5% पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको 2% सिग्निफिकेंट लेवल दिया हो तो आप उसको भी 2 से डिवाइड कर दें तो वो 1% पे आ जाएगा। अब क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने करना ये होता है कि एक तो आपने कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर,
ठीक है, विच इज़ n-1। अब न्यूमरेटर से मुराद होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप। अगर आपको दो ग्रुप्स कंपेयर करने हैं तो जो उसका पहला ग्रुप होगा उसकी जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगी उन्हें हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो बेसिकली पहले आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर निकालनी है, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू n-1। यहाँ पर जो न्यूमरेटर का n है वो बेसिकली पहली ऑब्जर्वेशन यानी पहले ग्रुप की जो ऑब्जर्वेशन है उसे इंडिकेट आपका कर रहा है n-1। तो उसके बाद आपने कैलकुलेट करना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डिनोमिनेटर। जो आपकी सेकंड ग्रुप की ऑब्जर्वेशन होती हैं वो डिनोमिनेटर से इंडिकेट होती हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उनमें से 1 माइनस कर दें तो वो आपका निकल आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सामने रख के आप एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएं, 5% वाला है या 1% वाला है, जो भी आपके सिग्निफिकेंस लेवल में स्टेप 2 में बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर जो आपका निकला होगा उससे सामने रखेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर उससे सामने रखेंगे। तो आपके पास जो है वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ़ या टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ़ आ जाएगी। उसके बाद आपने डिसीजन रूल अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो आपने स्टेप 3 में एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट की होगी उसको आपने स्टेप 4 की वैल्यू से कंपेयर करना होता है। यानी अगर आपका कैलकुलेटेड एफ़ जो है वो टेबुलेटेड एफ़ से ग्रेटर हो जाए तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना। लेकिन अगर आपका कैलकुलेटेड एफ़ जो है वो लेस देन टेबुलेटेड एफ़ हो तो आपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ़ कैलकुलेटेड एफ़ इज़ लेस देन टेबुलेटेड एफ़। और फिर जो इंटरप्रिटेशन करनी होती है वो भी उसके अकॉर्डिंगली आपने करनी होती है कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा, और अगर आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होता तो फिर आप नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इस पूरे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन था जो कि लेमोजीन सर्विस प्रोवाइड करता था। अब वो ये चेक करना चाह रहा था कि अगर वो अपनी लेमोजीन सर्विस जो है वो दो मुख्तलिफ रूट से प्रोवाइड करे, जो कि उसके शोरूम से जो है वो एयरपोर्ट तक दो रास्ते जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो जाते हैं उसके शोरूम से लेकर एयरपोर्ट तक। तो इन दो रास्तों में इन टर्म्स ऑफ मिनट्स कितना कितना टाइम लगेगा। तो ये वो मिनट्स के अंदर टाइम इंडिकेट हुआ है। ये हमारी सीरीज़ 1 है, ठीक है, या पहला ग्रुप भी आप इसे कह सकते हैं, और ये सेकंड सीरीज़ है यानी दूसरा ग्रुप। आप ज़रा देखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आलमोस्ट 7 है और इसमें जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो 8 है। यहाँ पे हमारी जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वेरिएशन, क्या वेरिएशन में डिफरेंस है फॉर द ड्राइविंग टाइम फॉर द टू रूट्स। और सिग्निफिकेंस लेवल देखिएगा इसने 10% दिया हुआ है, क्योंकि हमें टेबल 5% और 1% वाले गिवन होते हैं एफ़ के, लिहाजा हम इस 0.10 की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है हाइपोथेसिस का। हमारी जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो वो कहता है इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वेरिएशन इन द ड्राइविंग टाइम फॉर द टू रूट्स, क्या दोनों रूट्स के ड्राइविंग टाइम की जो वेरिएशन है उनमें डिफरेंस है, ये हमने कंक्लूड करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट हुई है, क्योंकि नॉट इक्वल का साइन डिफरेंस को ही इंडिकेट करता है। अब क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमने इससे ऑपोजिट बनाना होता है तो वो इक्वल के साइन के साथ बनाएंगे। सेकंड स्टेप सिग्निफिकेंस लेवल है, जो कि 10% गिवन था उसको 2 से डिवाइड करके 0.05 पे हम ले आए हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि वो किस तरह से अप्लाई किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिसीजन रूल अप्लाई करने से पहले मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि आपने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर का निकालना है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डिनोमिनेटर का। तो हमारी डाटा के अकॉर्डिंगली इसमें 7 वैल्यूज़ हैं और इसमें जो है वो 8 वैल्यूज़ हैं। सो अगर इसका मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 निकालता हूँ तो 7 - 1 जो है वो इक्वल टू 6 हो जाएगा।
और इसकी आ जाएंगी बेसिकली 8 माइनस 1 जो है वो इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर जो है वो 6 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर 7 है। तो उनके सामने 3.87 की वैल्यू आ जाती है जो कि टेबुलेटेड वैल्यू है। तो हमने ये देखना है स्टेप 3 में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं यानी हम पहले ग्रुप का जो सैम्पल वेरिएशन है वो निकालते हैं और सेकंड ग्रुप का जो सैम्पल वेरिएशन है वो निकालते हैं, तो हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आती है वो 4.3 आती है, जबकि जो हमारे पास टेबुलेटेड एफ़ की वैल्यू आ रही है वो 3.87 आ रही है। हमारा जो डिसीजन क्राइटेरिया था वो ये था कि जो अगर मतलब आपकी कैलकुलेटेड एफ़ की जो वैल्यू है अगर वो टेबुलेटेड एफ़ से बढ़ जाए तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 4.23 है, जबकि जो हमारी टेबुलेटेड एफ़ की वैल्यू है वो 3.87 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैलकुलेटेड एफ़ की वैल्यू है वो टेबुलेटेड एफ़ से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है, द डिसीजन इज़ टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज द कंप्यूटेड एफ वैल्यू is larger than the critical value. So we conclude that there is a difference in the variation of the travelling time. अब ये हम कंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हमारा नल हाइपोथेसिस ये था, नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि दोनों ग्रुप जो है ना वो इक्वल है, जबकि अल्टरनेटिव कहता है कि दोनों ग्रुप में डिफरेंस है। तो क्योंकि नल रिजेक्ट हो गया इसलिए हमने इंटरप्रिटेशन अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंगली देनी है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि दोनों ग्रुप्स में वेरिएशन मौजूद है। तो ये थी आज की हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस मज़ीद वीडियोस जो हैं इस हवाले से चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी इसके हवाले से जो है वो सजेशन दें कि वो भी इस पेज पे अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो इसका एक्सेल के थ्रू प्रोसीजर जो है वो क्लियर करेंगे और फर्दर जो है वो इस हवाले से डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।